तो क्या सीएम चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बगावत अब देखने को मिल रही है? और दिल्ली की 70 सीटों पर किस्मत आजमाने के लिए जहां कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते खोलती नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी ने पत्ते खोल दिए हैं। हालांकि ये जरूर देखा जा रहा है कि बीजेपी चाल चल रही है बिल्कुल कछुए की तरह। तो चल क्या रहा है दिल्ली में और बीजेपी सोच क्या रही है, और क्या 70 सीटों पर किस्मत बीजेपी अगर आजमाती है तो क्या इसका बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा? और आखिरकार क्यों सबसे सुस्त दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 3 बड़े राज्यों में अपना डंका पीट दिया। महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव। लेकिन ऐसे में सवाल तो यह भी खड़ा हो जाता है कि जिसकी केंद्र में सरकार है और जो रणनीति बनाने में अपने आप में माहिर है अमित शाह, वो आखिरकार चुप क्यों है? और यहां पर बीजेपी में बगावत केवल दिल्ली के अंदर नहीं बल्कि केंद्र के स्तर पर भी नजर आ रही है, और वो कैसे है इस पर मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन उसके लिए हम आगे जरूर बढ़ेंगे और हमारे साथ हमारे खास मेहमान, हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई मौजूद है। अब्बास भाई, सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा दिल्ली को लेकर। दिल्ली की जो 70 सीटें हैं उस पर हम ये देख रहे हैं कि मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि उम्मीदवारों को बहुत सोच समझकर उतारा जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुश्किल नई दिल्ली सीट से इसलिए है क्योंकि संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने उतार दिया। बीजेपी भी बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर यह देख लेते हैं कि बीजेपी की कोई अभी पॉलिसी नजर नहीं आ रही है या ऐसे कोई वो मुद्दे नहीं उठा रही है, और बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई हो रही है। स्मृति ईरानी को बनाया जाए, क्या मनोज तिवारी ठीक रहेंगे? या यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई बड़े चेहरे इसमें नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी भी हैं, मनोज तिवारी भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर रमेश बिदूड़ी की शायद कुछ जो है चर्चा वो भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कईयों के जो नाम है वो सस्पेंस में बनाकर रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये माहौल जो बन रहा है कि केवल बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बगावत हम देखते हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी ये जो है सदन में मौजूद नहीं होते हैं जब वोटिंग का वक्त आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कई नेता चुप हैं। तो बीजेपी में जो ये बगावत शुरू हुई है, तो क्या इस बगावत के अब्बास भाई ये मायने लगाए जाएं कि हालात ना केंद्र के स्तर पर ठीक है और ना दिल्ली के स्तर पर ठीक है? देखिए, बिल्कुल ना तो केंद्र के स्तर पर ठीक है हालात बीजेपी के, और ना ही जो है दिल्ली के अंदर ठीक है। क्योंकि दिल्ली के अंदर आपने देखा है कि सभी पार्टियों ने अपनी जान झोंक दी है, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब दिसंबर भी खत्म हो चुका है, हम 2025 में एंटर कर चुके हैं और लगभग फरवरी में यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तो 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं पर बीजेपी ने भी 47 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन यहाँ पर देखना ये जा रहा है कि बीजेपी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में नहीं उतारा, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि बीजेपी को ऐसा पक्के उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं जो उनको चुनाव जिता सके। बीजेपी ऐसे उम्मीदवारों को खोजने की कोशिश कर रही है जिन पर वो भरोसा कर सके, जिन पर वो ये यकीन कर सके कि हाँ हमारी जीत निश्चित है। ऐसे उम्मीदवारों को खोजने की कोशिश कर रही है जिसका उम्मीदवारों का खुद का भी कुछ वोट बैंक हो। भाई बीजेपी का वोट बैंक जो है वो तो है ही है, साथ में वो तो उनको मिलता है, चाहे वो किसी भी कैंडिडेट को लेकर के आए। जो बीजेपी का वोट बैंक है, जो कोर वोटर है, वो उसको मिलता है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर ऐसे उम्मीदवारों को तलाश कर रही है जिनका खुद का भी कोई वोट बैंक हो, और अगर खुद का वोट बैंक वाले उम्मीदवार उसको मिल जाते हैं तो फिर उसके लिए कहीं ना कहीं आसानी जो है चुनाव में हो सकती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं रार पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं दरार पड़ी हुई है। जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली में सीएम के चेहरे भी जो है वो कई सारे हैं। हालांकि सीएम का चेहरे पे जो बीजेपी है वो चुनाव नहीं लड़ती है। हालांकि पिछली बार मनोज तिवारी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था तो उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट जो है उनके सामने नहीं आया था। तो इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही जो है दिल्ली का चुनाव भी लड़ा जाएगा, जैसे बीजेपी और राज्यों में करती रही है। जैसे कि अभी चुनाव लड़ा गया, महाराष्ट्र में लड़ा गया,
तो वो चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया क्योंकि वो मौजूदा वहाँ के गठबंधन के सीएम थे। लेकिन अभी हरियाणा में चुनाव लड़ा गया, वहाँ पर उन्होंने सीएम चेहरा जो है वो साफ नहीं किया था। अनिल विज भी वहाँ पे जो सीएम की रेस में थे और नायब सैनी भी थे, और मनोहर लाल खट्टर को भी कई लोग सोच रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर को एक बार फिर से हरियाणा का सीएम बनाया जा सकता है। यानी कि सस्पेंस जो था वो रख करके उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ऐसे ही दिल्ली में वो करना चाहते हैं। उन्होंने सीएम का चेहरे का ऐलान नहीं किया है। हालांकि सीएम के चेहरे में बांसुरी स्वराज का नाम भी है, मनोज तिवारी का नाम भी है, जैसे कि आपने बताया प्रवेश वर्मा का नाम भी है। और ये तीनों नाम काफी महत्वपूर्ण नाम है। क्यों बांसुरी स्वराज की माता जी सुषमा स्वराज वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। प्रवेश वर्मा के पिताजी यानी कि साहिब सिंह वर्मा वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो और ऐसे में मनोज तिवारी जो एक अच्छी पकड़ रखते हैं, जो पिछली बार सीएम कैंडिडेट थे, तो इस बार भी कहीं ना कहीं वो सीएम कैंडिडेट की रेस में जरूर है। लेकिन इस बार देखना काफी दिलचस्प होगा कि बीजेपी पिछली बार तो मात्र 8 सीटें ही जीत पाई थी, क्या इस बार कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाती है, या फिर 8 सीटें ही जीतना जो है इस बार बीजेपी को भारी पड़ने वाला है। जी, और ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में जहां हम प्रवेश वर्मा को देख रहे हैं, जहां हम मनोज तिवारी का जिक्र कर रहे हैं, स्मृति ईरानी का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर बताता है कि चेहरे तो बहुत सारे हैं लेकिन दांव खेला जाए तो किस पर। और प्रवेश वर्मा पर आरोप भी लगा है कि वो पैसे बांटते नजर भी आए हैं। तो ऐसे में अपने दर्शकों को जरा मैं कांग्रेस पार्टी का हाल बता दूं कि कांग्रेस है कहां पर। कांग्रेस में भी उम्मीदवारों को लेकर बहुत ज्यादा अगर कहा जाए तो झोल झाल देखने को मिल रहा है। अलका लांबा एक बड़े चेहरा, अलका लांबा जो सोच रही थी कालका जी सीट उन्हें दिया जाए, लेकिन कालका जी सीट उन्हें नहीं दिया जाता है। उसके बाद वो चुनाव लड़ने से मना कर देती हैं। 70 में से 47 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। और कालका जी जो सीट है ये जो है, और अगर ओखला सीट की बात करें तो ये सीट कांग्रेस ने अभी फिलहाल खाली रखी है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 70 सीटों पर उन्होंने पूरा ऐलान तैयार कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में यह भी देखा जा रहा है कि आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो रार है वो देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में उस हिसाब से कोई मॉडल नजर नहीं आ रहा है। और मेरा और दूसरा सवाल अब्बास भाई ये भी रहेगा कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि पहले बीजेपी एक मत तो हो, इनके जो फैसले लिए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड पर जो फैसला लिया जाता है, नीतीश कुमार नाखुश होते हैं, चंद्रबाबू नायडू नाखुश होते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर इनके जो मंत्री हैं वो चुप्पी साधे रहते हैं। अमित शाह को जहां बीजेपी के कई बड़े जो चेहरे हैं वो बचाते नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बयान को कोट करते नजर आते, बचाते नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग उनके खिलाफ भी खड़े होते हैं। तो बीजेपी पहले एकजुट तो हो, एक है तो सेफ है। मोदी जी ने नारा तो दिया लेकिन यहाँ तो एक ही नहीं है साहब, सेफ कब रहोगे? देखिए बिल्कुल, जैसे बीजेपी नारेबाजी में तो बहुत आगे है, कभी तो बटेंगे कटेंगे का नारा भी देती है, कभी एक है तो सेफ है का नारा भी देती है। बीजेपी को जहां पर जैसा लगता है वो उस मौके को बनाने का प्रयास करती है। लेकिन अभी तक माहौल कुछ और था, अभी तक बीजेपी की हवा चल रही थी। कहते हैं ना कि एक वक्त होता है कि जब मिट्टी पर भी हाथ रख दो तो सोना बन जाता है। बीजेपी के साथ में भी लगातार 2014 के बाद में ये देखा गया है, जहां पर भी उन्होंने मिट्टी पर भी अगर हाथ रख दिया तो वो सोना बन गया। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि आप अगर सोने को भी छूते हैं तो वो भी मिट्टी बन जाती है। तो अब बीजेपी का कहीं ना कहीं डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से ये हारे हैं, उसके बाद में आप दिल्ली का नंबर है। दिल्ली में तो आप कह सकते हैं कि पिछले 26 सालों से 1998 के बाद से बीजेपी जो है सत्ता में नहीं आ पाई है, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत लंबा अरसा जो है गुजर चुका है। और ऐसे में बीजेपी के पास कोई ऐसी रणनीति भी नहीं है, कोई ऐसी योजनाएं नहीं है जो वो दिल्ली वासियों को अपना यकीन दिला सके कि हम आपके प्रति काम कर सकते हैं। तो ऐसे में दिल्ली की सत्ता में आना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चुनौतीपूर्ण तो जरूर है। और बीजेपी यहाँ पर सोने पर भी अगर हाथ रखेगी तो वो मिट्टी में बदल जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपने पिछले 2 चुनावों में देखा कि बीजेपी ने खूब दमखम लगाया, अपने कई राज्यों के मुख्यमंत्री को चुनाव मैदान में उतारा, केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा, यानी प्रचार करने के लिए। और उसके बावजूद भी हाथ क्या लगा? 3 सीटें, 8 सीटें, यानी 2 चुनावों का ये हाल है, एक बार 3 एक बार 8। तो इस बार भी मुझे लगता है कि बीजेपी कुछ अच्छा करने में कामयाब नहीं हो पाएगी, कि उसकी रणनीति दिल्ली के अंदर कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे केजरीवाल ने काम किया है, केजरीवाल पर लोगों का भरोसा है।
और कहीं ना कहीं बीजेपी पर लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने जो कहा था वो करके दिखाया। उन्होंने अगर कहा कि मैं 200 यूनिट फ्री बिजली दे सकता हूं तो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा कराऊंगा तो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मैं इतने रुपए दूंगा तो उन्होंने करके दिखाया। लेकिन बीजेपी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम काला धन वापस लेकर के आएंगे, हम गैस सिलेंडर जो है 300 रुपए का कर देंगे। तो इन सब बातों पर अगर देखा जाए तो बीजेपी कई बार खरा नहीं उतरी है। तो ये सब लोग दिल्ली की जनता जानती है और दिल्ली की जनता ने ये जानने के बाद में ये मन बना लिया है कि दिल्ली में बीजेपी को नहीं लाना है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो देखी जा रही है। और क्या वाकई दिल्ली की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी का यहाँ माहौल गुल होता नजर आएगा? और बीजेपी में जो शुरू हुई है बगावत केंद्रीय मंत्रियों से लेकर जो है या केंद्रीय मंत्रियों से लेकर यहाँ पर नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में, क्या इसका असर भी देखने को मिलेगा? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।